नमस्कार दोस्तों। हमारे ओएसबी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के द्वारा जो परीक्षा आज कंडक्ट कराई गई है उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो साइंस सेक्शन का सवाल था हम उसी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप याद रखें कि जो सवाल किसी एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि वो अन्य एग्जाम्स में भी आपको महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आपको बहुत सारे सवाल एक ही एग्जाम के दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध होगा इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और मैं आपको सबूत के साथ फिर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो सवाल अभी बिहार बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए थे उसमें से भी कुछ सवाल इसमें पूछा गया है, और जो पिछले साल नवोदय में सवाल पूछे गए थे वो सवाल भी इस बार पूछा गया है। इसलिए जो सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। और भी किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप साइंस से संबंधित किसी प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके समस्या पर जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बिना समय बर्बाद करते हुए आइए हम देखना शुरू करते हैं एक एक करके सवाल को। तो सबसे पहला सवाल जो आज के परीक्षा में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 66 हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिस मीडियम से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा हुआ था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज वेरी कॉमन इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो सब किस चीज में है? तो मैं सिर्फ सवाल पर बात नहीं करूंगा, मैं कंसेप्ट पर भी बात करते चलूंगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दरअसल होता क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वैसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जहां पर कि मेल स्पर्म और फीमेल एग बाहर इन्वायरमेंट में आकर फ्यूज करते हैं और फिर बाहर ही वो अपना रिप्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दरअसल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली वाटर में रहने वाले जीव जंतु में होता है, ठीक है। तो जो आपका टोड्स है, फ्रॉग और स्टारफिश, ये तीनों वाटर में रहने वाले जीव हैं, तो इसके अंदर जो है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन कब बढ़ता है? तो देखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में घर्षण, घर्षण का मतलब कि आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। तो आगे बढ़ने से रोके ऐसा कब किया जाता है, ठीक है। तो क्या ल्यूब्रिकेशन से ऐसा करते हैं? नहीं, ल्यूब्रिकेशन से हम लोग फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। ग्रीस और मोबिल किसी चीज में लगा के हम लोग उसको फ्रिक्शन लेस करने का प्रयास करते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर हम लोग फ्रिक्शन को कम करने का प्रयास करते हैं। किसी भी सरफेस को स्मूथ कर कर, प्लेन कर कर हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, टायर को खुरदरी बनाना, टायर को जो हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, खुरदरा बनाते हैं, इस तरह करके हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन इज अ करेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा फोर्स इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो बहुत साधारण सा सवाल था कि किस फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? जो फोर्स दो चीज के कॉन्टैक्ट में आने के बाद लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दूर से ही लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी दूर से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दूर से लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, यही चीज कॉन्टैक्ट में आने के बाद लगता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, डॉली एक शिप थी, पहली शिप थी जो कि इसको तैयार किया गया था एक प्रोसेस के माध्यम से। तो वो प्रोसेस कौन सा था, किस प्रोसेस के माध्यम से इसको तैयार किया गया था? 5 जुलाई 1996 में ये फर्स्ट मैमल था जिसको कि प्रोड्यूस किया गया था। तो वो कौन सा प्रोसेस लगाया गया था? क्लोनिंग प्रोसेस के माध्यम से इसका इस्तेमाल, इसको प्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में जो आपसे सवाल पूछा गया है, विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर? इस चारों में से कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो फोर्स बटा एरिया का डायरेक्ट ऐसा यूनिट है। पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है, तो पास्कल तो हम लोग बोलते हैं प्रेशर का ऐसा यूनिट। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, देखिए ये सवाल क्लास 8 के स्टूडेंट से नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछा गया तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग उस पर बात करेंगे। डाइन, डाइन क्या होता है? फोर्स का ही एसआई यूनिट है, लेकिन ये एसआई नहीं होके ये सीजीएस में आता है, ठीक है। हम लोग एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम को बोलते हैं, लेकिन एक सीजीएस सिस्टम भी होता है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का बात करते हैं, उसमें हम लोग डाइन का बात करते हैं। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये भी आपका प्रेशर का ही यूनिट होगा। देखिए सवाल में एसआई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यूनिट का बात किया गया है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आपका यूनिट है प्रेशर का नापने का, पास्कल भी है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। न्यूटन पर मीटर जो है ये आपका प्रेशर को मापने का यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 70 का सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा इसमें करेक्टली मैच किया गया है? ठीक है, देखिए फिर हम कंसेप्ट पर बात करेंगे। एड्रेनलिन, इसका काम क्या होता है? ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में जब कभी भूत वाला मूवी देख लीजिएगा तो आपका कलेजा धकधकाने लगता है, तो क्या लगता है? डर लगता है। उस कंडीशन में कौन सा ग्लैंड आपके शरीर में सेक्रेट होता है? एड्रेनलिन ग्लैंड सेक्रेट होता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? आप लोग सुनते हो कि फलना को हो गया शुगर, फलना को ये डायबिटीज हो गया, तो ये सब बीमारी जो हो जाता है तो किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो जब इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो शुगर होता है एक्स्ट्रा, उसको पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल हो जाता है तो समस्या हो जाता है आदमी को, तो बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया। तो इंसुलिन हो गया आपका। ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन फीमेल में होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, यानी कि फीमेल के अंदर जब एडोलेसेंस आता है, जिसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं, तब ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका, ये मेल हार्मोन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है, बाकी तीनों गलत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडेड न्यूट्रिएंट टू सॉइल? इसमें से कौन सा न्यूट्रिशन मिट्टी में नहीं डालने का काम करता है? यानी कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसको अगर हम लोग कर भी देंगे तो मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी खाद उसमें नहीं पहुंचेगा, कोई भी एनर्जी नहीं पहुंचेगा। अगर जमीन को हम लोग परती छोड़ देते हैं तो न्यूट्रिशन उसमें मेंटेन रहता है, न्यूट्रिशन ना निकलता है ना जाता है, तो बहुत सारा पानी वगैरह पड़ता है, तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन उसमें बढ़ने लगता है। मैन्योर फर्टिलाइजर तो सीधे उसमें न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप लगाते हैं तो कुछ अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन मिट्टी में जाता है और अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन निकलता है। इससे सॉइल रिच होता है। जैसे कि हम लोग दाल का पेड़ लगाते हैं तो नाइट्रोजन मिट्टी में जुड़ जाता है, तो क्रॉप रोटेशन उसको बोलते हैं, उससे भी फायदा होता है। लेकिन जो प्लाउचिंग है, जो खेत का सिर्फ जुताई करते हैं, उसमें मिट्टी में किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ? देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह का होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ प्रोटोजोआ होता है, कुछ वायरस, अभी कोरोना चल रहा था आप लोग सुने होंगे, तो ये सब प्रकार का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोआ प्रजाति का है? तो अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ प्रजाति से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए इस पर हम वीडियो एक स्पेशल लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एकदम पूरा वीडियो है। ऐसे सवाल तो बहुत सारा है जिसको हम डिस्कस किए हैं, लेकिन एक स्पेशल वीडियो हम लोग फ्रेगमेंटेशन पर चर्चा किए थे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से शराब बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल बनाने का काम किया जाता है। तो फर्मेंटेशन का कौन डिस्कवर किया था? तो लुईस पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया गया था। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि लुईस पास्चर और कोई काम किए थे? हाँ, पोलियो का वैक्सीन बनाने का कभी काम लुईस पास्चर किए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लुईस पास्चर और किसी चीज का खोज किए थे? तो लुईस पास्चर जो है आपका पास्चुराइजेशन का भी खोज किए थे, उस पर भी हम वीडियो लगाए। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कि पास्चुराइजेशन का खोज कौन किए थे? तो लुईस पास्चर किए थे, और फर्मेंटेशन का भी लुईस पास्चर किए थे। ये दो चीज बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप्स? कौन सा इसमें खरीफ क्रॉप्स का ग्रुप है? तो खरीफ क्रॉप्स का ग्रुप इसमें से कौन सा है, ये आपको पता करना है। तो देखिए खरीफ क्रॉप का ग्रुप इसमें कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं जो होता है ठंडा के समय में लगता है, तो रबी क्रॉप हो जाएगा। तो गेहूं वेट जो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है, वो तो होते से रहा। ठीक है, रहा आपका डी और बी का सवाल। तो आप देखिए कि जो मस्टर्ड होता है वो गेहूं के साथ खेत में लगाया जाता है। ठीक है, तो मस्टर्ड भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, कॉटन, मेज और पेडी। ये तीन खरीफ क्रॉप होता है, बाकी ऊपर वाला तीनों ऑप्शन में रबी क्रॉप जो है, रबी और खरीफ दोनों मिला हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग? चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है ये आपको बताना है। देखिए बीमारी जो होता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कुछ वायरस से होता है, कुछ प्रोटोजोआ से होता है। तो यहां पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखिए चिकन पॉक्स जो होता है और जो पोलियो होता है, ये वायरस से होता है, पोलियो वायरस नाम है उसका। कफ और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है। डिसेंट्री, मलेरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? देखिए सवाल गलत है। नॉन मेटल कैसे होगा बताइए? तो नॉन मेटल कैसे हो सकता है आपका? इसका सही जवाब ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कॉपर का बना हुआ है, सॉरी कार्बन का बना हुआ, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल नहीं लिखना चाहिए था, यहां पर लिखना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, हम मानते हैं कार्बन से ही बना हुआ होता है ग्रेफाइट, लेकिन कार्बन अगर आप ग्रेफाइट को पीरियोडिक टेबल में खोजिएगा आपको थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। करता तो कॉपर भी कंडक्ट है, लेकिन वो मेटल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट ना कॉपर, आपका कार्बन का जो है वो क्या है, एलोट्रॉप है, कार्बन का ही हिस्सा होता है। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इज 120। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 120 हो रहा है। तो अब सोचिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, तो दोनों के बीच में 60 होता है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में भी 60-60 होगा, तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग रियल ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल और अनदर मटेरियल मींस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। देखो इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक मटेरियल पर दूसरे मटेरियल को जब चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इमेज फॉर्म बाय, इमेज कब बनता है, इमेज एक के प्रोसेस से बनता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, उसी के माध्यम से इमेज बनता है और किसी कारण से इमेज नहीं बनता है, ठीक है। तो जो भी ये कहीं भी इमेज आपको बनता हुआ दिखे तो समझिए कि रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर, इसलिए आपको इमेज आपको उसका दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। देखिए एम्पलीट्यूड उठता है ना, साउंड सुनते हैं तो देखते हैं ना कि जो बहुत ऊपर नीचे होते रहता है वेव, तो जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड किस चीज पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर क्या डिपेंड करता है, लाउडनेस। जितना ज्यादा तेज बोलिएगा एम्पलीट्यूड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 82, अब एक स्टार है वो 20 लाइट ईयर दूर है, 20 लाइट ईयर दूर है मतलब कौन सी, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस को लाइट ईयर में नापते हैं। एक लाइट ईयर का मतलब कि लाइट एक साल में कितना दूर जाता है, तो 20 लाइट ईयर दूर है तो कितना साल में लाइट मेरे पास पहुंचेगा, 20 साल में पहुंचेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो। इस चार में से किसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को पानी में डाल दीजिएगा, एसिड होता है H+ आयन में टूटता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। कॉपर वायर उससे करेगा, उसका तो घरे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपर वायर का। ऑप्शन नंबर डी, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड करेगा, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दीजिएगा, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कभी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट ओनली, केमिकल इफेक्ट ओनली, मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, डी हीटिंग, केमिकल, मैग्नेटिक, तीनों इफेक्ट। देखिए तीनों इफेक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी से आदमी हीटर जलाता है कि नहीं जलाता है, जलाता है तो हीटिंग इफेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से आपका वो होता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, किसी एक मेटल पर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, तो केमिकल इफेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो गया। तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 84 का 3 डी नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब देखिए एसिड रेन क्या होता है, जमीन पर पेड़ उड़ काटते जलाते हैं उसको तो दो गैस निकलता है SO2 NO2, ये दोनों गैस ऊपर जाता है, रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, और नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जमीन पर वापस गिरता है तब एसिड रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, इंक्रीजिंग डिस्टेंस। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन दे दिया ये, देख रहे हैं ना, तो ये सब बहुत देखिए बेसिक एकदम क्लियर रखिए, छठा रहे सतमा रहे, बहुत ध्यान का चीज होता है, लोग 9वां 10वां में ध्यान देता है, और सवाल छठे सतमा से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छठा 7वां 8वां, ठीक है, 9वां 10वां से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो छठा 7वां 8वां से आपको एकदम फोकस्ड होकर ध्यान में रखना है। तो देखिए सवाल क्या पूछ दिया आपसे कि 3 को बताना है जो कि सीधे ऑर्डर में है, मतलब कि स्टार्टिंग से लास्ट तक है, मतलब कि जो आपका क्या है वो 8वां आपका प्लेनेट है, तो सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आता है, मरकरी आता है, मरकरी के बाद कौन सा प्लेनेट आता है बताइए, वेनस आता है, उसके बाद अर्थ आता है, ठीक है। तो 3 में क्या हो जाएगा आपका, यही तीनों हो जाएगा, मरकरी, वेनस और अर्थ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 87, द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिचर स्केल। रिचर स्केल में किस चीज को नापते हैं बताइए, रिचर स्केल में हम लोग किस चीज को नापते हैं, भूकंप को नापते हैं, अर्थक्वेक को रिचर स्केल में नापते हैं, सुनामी, साइक्लोन, लाइटनिंग, तीनों का कारण क्या है, सुनामी जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन एयर का डिफरेंस जब क्रिएट होता है तब साइक्लोन आता है, बिजली बादल जब टकराता है तब लाइटनिंग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूस टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछ दिया कि जब पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ी चलता है, ठीक है, तो उससे वो धुआं निकलता है। धुआं जो निकलता है वो धुआं अगर शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी चौपट कर देता है। तो वो कौन सा धुआं होता है? धुआं में क्या होता है? धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड को जो है ब्लड में ऑक्सीजन को घुलने नहीं देता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को तेजी से घुलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच टू प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम रोटेट टू ईस्ट टू वेस्ट? देखिए उल्टे घूम रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। सारा प्लैनेट घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, ये घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, उल्टा, वहां सूरज पश्चिम में उगता होगा उस प्लेनेट पर। तो कौन सा प्लेनेट हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वेनस और यूरेनस। ये दो प्लेनेट है जिसमें कि उल्टा घूमता है प्लेनेट। ये भी छठा सातवां सवाल है। ठीक है, तो देखिए पूछा 9वां 10वां से भी है, 7वां 8वां से भी, तो बेसिक भी क्लियर होना आपका जरूरी है। ये तो 8वें का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या पूछ दिया आपसे? नेशनल पार्क प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू। देखिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, तो नेशनल पार्क का काम क्या होता है कि सारे चीज को प्रोटेक्ट करके रखता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि वाइल्ड जंगल के अंदर जो फ्लोरा और फौना होता है, ठीक है, पेड़ पौधा और जो जानवर होता है जंगल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है, उसी को बचा के रखने का काम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करता है। नेशनल पार्क लैंडस्केप, नदी, पहाड़, पर्वत, सब चीज को बचा के रखने का काम करता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 द कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल में होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग होता है। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है आपका 92, 4 ऑप्शन है, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल और सीएनजी। ठीक है, इस चारों में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज करता है उसको क्या बोलेंगे? उसका क्लोरीफिक वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका क्लोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, अब अपना सोचिए तो किसका ज्यादा होगा? एलपीजी का होगा कि सीएनजी का कि डीजल का कि पेट्रोल का? तो ये क्लास 8 में ही दिया हुआ है, एलपीजी जो होता है उसका क्लोरीफिक वैल्यू इस चारों में से ज्यादा होता है। ऐसे ओवरऑल हाइड्रोजन जो होता है उसका क्लोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन में है नहीं, तो जो ऑप्शन है उसी में से हमको चुनना है। तो एलपीजी का जो आपका क्लोरीफिक वैल्यू होगा वो क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है, which of the following is not found in plants which is found in plant cell but not found in animal cell। इस चारों में से कौन सा है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, हम लोग में भी, आदमी में भी पाया जाता है, हम लोग भी एनिमल है, सब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following is non polluting fuel for vehicle। देखिए दिल्ली में अब इसी का यूज होता है। ठीक है, सरकार को बना दिया कानून कि अब इसी का इस्तेमाल करना है, बहुत दिन से होता है इस्तेमाल। कौन सा होगा? सीएनजी। सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग का नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल व्हीकल के लिए। व्हीकल मतलब कि गाड़ी उड़ी में जो तेल डालते हैं वहां पर सीएनजी डाला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को डाला जाता है, इससे बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है। तो 94 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम। रेयन कहां से निकलता है? रेयन निकलता है वुड पल्प से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रेयन वुड पल्प से निकाला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 96 द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। बहुत बार डिस्कस किया हुआ सवाल है। पीट पीट के पतला कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? तो इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोला जाता है। खींच के लंबा तार बना देंगे तब डक्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट द फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इस चारों में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोक, वुड, पेट्रोल, डीजल, चारों में से किसको आप फॉसिल फ्यूल नहीं बोलिएगा? फॉसिल फ्यूल का मतलब समझते हैं? फॉसिल फ्यूल वैसे फ्यूल को बोलते हैं जो जमीन के अंदर किसी भी सजीव चीज के मरने के बाद पैदा होने वाला फ्यूल है। जैसे पेड़ पौधा मरता है तो कोयला बनता है, डीजल पेट्रोल जो समुद्र के अंदर जीव जंतु मरता है उसके कारण पैदा होता है। तो लकड़ी जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, वो जमीन के अंदर मरने के कारण पैदा होने वाला फ्यूल नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है? देखिए क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 व्हेन ए कॉपर वेसल एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट। कॉपर वेसल को जब आप हवा में छोड़ दीजिएगा लंबे समय तक तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये जो ग्रीन कोटिंग होता है ये किस चीज का होता है? तो देखिए कॉपर तो बहुत रिएक्टिव है, वो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे आप उसको हवा में छोड़ देते हैं तो वो बाहर इन्वायरमेंट में हवा से रिएक्ट करने के बाद वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिससे कि वो हरा रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। अभी तुरंत बताया फॉसिल फ्यूल होता है, बड़ा हुआ पौधा जो है कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कब कन्वर्ट होता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब इसको रखा जाता है डेड प्लांट को, तब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कोयला में। ठीक है, तो ये जो साइंस का सवाल था हमने आपके सामने डिस्कस कर रख दिया। जो भी टॉपिक, जो भी सवाल जिसमें आपको दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए। जिस कारण से पसंद नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके हर सवाल को जवाब देने का प्रयास पूरे तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब के आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।